So, hello everyone, my name is Birjes Mar and welcome to BM Law Classes. आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ EBCL. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है क्या, कौन कौन से सेक्टर में हम कितना कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसे रेगुलेट और किन किन पॉलिसी बनाया जाता है, क्या क्या पॉलिसी बनाया जाता है फॉर रेगुलेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बारे में. अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक्सेप्ट इंडियन कंपनी, कोई भी एंटिटी अगर बाहर की हो, एक्सेप्ट इंडिया. कोई भी एंटिटी, कोई भी पर्सन, कोई भी गवर्नमेंट जब इन्वेस्ट करता है इंडियन कंपनी में, इंडियन एंटिटी में, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बात करते हैं इसमें टॉपिक के बारे में. हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. पहला, ऑथरा ID category 1 bank means a bank, scheduled commercial bank, state or urban cooperative which is authorized under section 10 subsection 1 of the FEMA Act 1999 to undertake all current and capital account transaction according to direction issued by the RBI to from time to time. इन सब चीजों को कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो गया, स्टेट और अर्बन कॉर्पोरेशन हो बैंक हो गए, जो रजिस्टर है या ऑथराइज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ फेमा एक्ट 1999, उसे हम ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक कहते हैं. मैं इसमें कुछ मेन पॉइंट ही पढ़ूंगा, ठीक है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसा हमने पढ़ा फेमा अकाउंट मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच अल्टर द assets or liability including contingent liability outside India or person resident in India, or assets or liability in India or person resident outside India include transaction refunds section 3 of section FEMA Act 1992. इन सबको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं. नाउ कन्वर्टेबल नोट means an instrument issued by the startup company evidence receipt of the money initially as a debt which is repayable at the option of holder on which is convertible into such number of equity shares of such a startup company within a period not exceeding 5 years from the date of issue of convertible note upon occurrence of a specific event as per the other term and condition agree indicate of the instrument. अब कन्वर्टेबल नोट क्या होता है? जब स्टार्टअप कंपनी कोई कंपनी अपनी स्टार्टअप कंपनी होती है, वो जब कोई वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी है, तो जितना इन्वेस्ट करा उसके अगेंस्ट उसे इक्विटी इशू डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करी जाती है, जो उसे एक्सचेंज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कुछ साल बाद. जो ज्यादा लिमिटेड पीरियड क्या होती है 5 ईयर की, उसे कहते हैं कन्वर्टेबल नोट. नाउ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल नोट भी हमें पता है, इसमें ज्यादातर हमें चीजें पता ही हैं. अब बात करते हैं इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग. ये क्या होती है? मींस एन इंडियन कंपनी whose share are not listed in recognized stock exchange which is engaged in a business of providing service, production or manufacturing of the article or thing but does not include such activity or sector which is a specified negative list by the SEBI which approve the central government by notification in official gazette. इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग मींस कोई भी इंडियन कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं होती किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्शन या बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडिंग में एंगेज नहीं होती है, और जिनका जो प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइडर उनके कोई भी नेगेटिव लिस्ट में नहीं आता, उसे हम कहते हैं इंडियन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग. नाउ non-resident India means an individual resident outside India who is a citizen of India, उसे हम non-resident India कहते हैं. Now, person of Indian origin means a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan. If he at any time held Indian passport or he or either his parent or in a grandparent who was citizen of India by virtue of Constitution of Citizen or Citizen Act 1995. A person is a spouse of Indian citizen or person referred to subclause A or B, A 1 or 2.
पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन वही होते हैं अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी पर्सन जो कभी भी इंडियन पासपोर्ट उसने हेल्ड करी है, फिर या फिर उसके वो या फिर उसके पापा या फिर दादा, पापा या दादा, ग्रैंडफादर या फिर फादर कभी भी बाय बाय कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट सिटीजन हो इंडिया के, या फिर उसकी बीबी या पति, हस्बैंड या वाइफ कभी भी इंडिया सिटीजन हो, उसे हम कहते हैं पर्सन इंडियन ऑफ origin. Now, person resident in India means a person resident in India more than 182 days during the course of proceeding, but does not include a person who gone out of India who sit outside India in either taking up employment, carrying on outside India business or vacation outside India for any purpose would indicate in intention to stay outside India for a certain period. पर्सन रेजिडेंट इंडिया उस पर्सन को कहते हैं जो कोई भी प्रीसीडिंग ईयर में 182 डेज के लिए रहे, मगर वो पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होता है कोई भी पर्सन जो आउट ऑफ इंडिया गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, आउटसाइड इंडिया का बिजनेस वेकेशन के लिए, फिर कोई भी ऐसे काम के लिए जिसका हमें पता नहीं चल सकता कि वो कितने पीरियड के लिए गया है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता 182 से। नाउ अ पर्सन हु कम टू स्टे इन इंडिया अदर देन otherwise for taking employment, carrying on India business or vacation or any other purpose, such circumstance as to indicate his intention to stay in India for a certain period. Now, any person or body corporate register or incorporated in India, office or branch or agency in India on controlled by resident outside India, an office branch or agency outside India on controlled by resident India, इन सब चीजों को हम resident in India, person resident in India कहेंगे। Now, Secretarial of Industrial Assistance in a DPI directed in Ministry of Commerce and Industry and Government of India. Now, ये हो गए हमारे कुछ डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो कवर होते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबल इन्वेस्टर अंडर एफडीआई। कौन कौन से एलिजिबल है जो बाहर के इन्वेस्टर है, कौन कौन से एलिजिबल इन्वेस्टर है जो एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। नॉन रेजिडेंट एंटिटी, जो भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी है वो इन्वेस्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट दो सेक्टर एक्टिविटी विच आर प्रोहिबिटेड। कुछ सेक्टर को छोड़ के जो प्रोहिबिटेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उन सब सेक्टर में एन नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है। However, citizen of Bangladesh or entity incorporated in Bangladesh can invest only under the government route. मगर जो बांग्लादेश की एंटिटी है और फिर जो या फिर बांग्लादेश में इनकॉर्पोरेशन हो रखी है वो एंटिटी, वो इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट कर सकती है एफडीआई में आफ्टर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। इट मींस गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा तभी वो इन्वेस्ट कर सकती है एफडीआई में। फर्दर, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट इन सेक्टर एक्टिविटी अदर देन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड सेक्टर एक्टिविटी प्रोहिबिटेड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो पाकिस्तान की एंटिटी है या फिर सिटीजन है पाकिस्तान के, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर अप्रूवल का किसके बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, और वो डिफेंस, स्पेस, ऑटोमेटिक एनर्जी एंड सेक्टर एक्टिविटी जो प्रोहिबिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक पैसा भी। पहला कौन हो गया, नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन्वेस्ट कर सकती है एफडीआई में। नाउ एनआरआई रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान, जो एनआरआई है रेजिडेंट इन नेपाल और भूटान वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान आर परमिट टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ इंडिया कंपनी ऑन रिपेट्रिएट बेसिस। इट मींस जो उन्होंने इन्वेस्ट करा वो वापस लेके जा सकते हैं, उसे कहते हैं रिपेट्रिएट बेसिस, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन दैट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सच इन्वेस्ट शैल बी पेड ओनली बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, तभी रिपेट्रिएट हम कर सकते हैं। सो एनआरआई रेजिडेंट नेपाल भूटान भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। नाउ ओसीबी have been recognized as a class of investor in India, which effect from the September 16, 2013, erstwhile OCB, overseas commercial business, which are incorporated outside India, are not under the adverse notice of RBI, can make a foreign investment under the FDI policy as incorporated non-resident entity with the prior approval of Government of India, invest through route government route with the prior approval of RBI if investment is through automatic route। जो ओवरसी कॉमर्शियल बिजनेस होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एफडीआई में, मगर उन्हें
पहले पॉइंट ये होना चाहिए कि आरबीआई से कोई भी एडवर्स नोटिस ना मिला, इट मीन कोई भी डिफॉल्ट ना कराओ कि आरबीआई उन्हें नोटिस दे। फिर इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आरबीआई के प्रायर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। Now, company trust and partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by NRI can be invested in India with the special dispensation as available to NRI under the FDI policy. जो कंपनी है ट्रस्ट या फिर पार्टनरशिप फर्म है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ओन एंड कंट्रोल हो रखी है एनआरआई के नॉन रेजिडेंट इंडिया के अकॉर्डिंग, सो वो इन्वेस्ट कर तो सकती है मगर अंडर पॉलिसी एफडीआई पॉलिसी उसकी कुछ दे रखे स्पेशल डिस्पेंसर, उसी में इन्वेस्ट कर सकती है और किसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती ना। Foreign investor, institutional investor, and foreign portfolio investor may, in a term of Schedule 2 and the 2F the form, transfer or issue of security by person resident of India regulation, as the case may be, by respective invest in a capital of Indian company under the portfolio investment scheme, which with the limit individual holding of FII foreign investor and foreign portfolio investor below the 10 of the capital of company and the aggregate limit of the for investment of 24 of the capital of the company. अगर बात कर रहा हूँ कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर इंडिविजुअल है तो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है बिलो द 10% ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मगर अब एग्रीगेट की बात करें इट मीन 5, 10, 1 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, सो उनका एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 24% तक 24% तक ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी का ही इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी कंपनी का होल्डिंग ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नाउ SEBI register foreign venture capital investor may contribute up to 100% of capital on the Indian company engaged in activity mentioned in Schedule 6 of the notification, including startup irrespective of the sector which engage under the automatic rule। जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होते हैं वो 100% किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर और स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, मगर शर्त ये है कि प्रोविजन ये है कि जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वो रजिस्टर होना चाहिए सेबी के पास, तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। Now, non-resident entity may subscribe to national pension system governed and administered by the foreign fund regulating development authority. Provides such subscription are made through the normal banking channel. Person eligible to invest as per the provision of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act. The annuity accumulated saving will be repatriated. अब जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है नॉन रेजिडेंट इंडियन वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पेंशन फंड में, और वो पेंशन फंड होनी चाहिए जो रेगुलेट हो रही है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर कोई भी एन्युटी या फिर कोई भी एक्युमुलेटेड सेविंग है वो वापस ले जा सकते हैं, इट मींस रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो कौन कौन से होगा, पहला कोई भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी होगी, ठीक है, फिर कोई भी कंपनी होगा, कोई भी ट्रस्ट हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गए, देन नॉन रेजिडेंट एंटिटी हो गया, कोई भी रेजिडेंट ऑफ नेपाल और भूटान हो गए, ये सब एलिजिबल है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एंटिटी किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करा जा सकता है, अगर चाहे कोई नॉन रेजिडेंट एंटिटी तो वो इन्वेस्ट करना चाहती है, सो किन किन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी बात करते हैं एलिजिबल इन्वेस्टी एंटिटी। नाउ फर्स्ट एफडीआई इन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी कैन इशू कैपिटल अगेंस्ट एफडीआई, सिंपल, एक इंडियन कंपनी उसमें इन्वेस्ट करा जा सकता है किसी भी इन्वेस्टर द्वारा। नाउ पार्टनरशिप फर्म और प्रॉपर्टी कंसर्न, non-resident entity India or person of Indian origin resident outside India can invest। दो ही लोगों को किसमें मिला है, पहला नॉन रेजिडेंट इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न इन इंडिया ऑन अ नॉन रिपीटेड बेसिस प्रोवाइडेड। जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट इंडियन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है रेजिडेंट है और जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में और किसी भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में ऑन द नॉन रिपीट, इट मींस पैसा वापस नहीं लग सकता, मगर शर्त क्या है इन्वेस्ट करने के लिए, फर्स्ट शर्त ये है कि अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय इनवर्ड रेमिटेंस और आउट ऑफ एनआरआई एफसीएनआरआई और एनआरआई अकाउंट मेंटेन विद द ऑथराइज्ड डीलर और ऑथराइज्ड बैंक
Firm of property concern is not engaged in agriculture or plantation or real estate business or print media sector. Amount invested shall not be eligible for repeated outside India. शर्त क्या है? अगर इन्वेस्ट करें तो शर्त पहले ही होना चाहिए कि अमाउंट जो इन्वेस्टेड हो रहा है वो इनवर्ट रेमिटेंस जो हो रहा है और आउट ऑफ एनआरआई अकाउंट से आ रहा है, एफसीएनआरआई अकाउंट से, अनारा अकाउंट से इन्वेस्ट करा जा रहा है। दूसरा, जो फर्म और प्रॉपर्टी ऑफ कंसर्न है वो किसी भी बिजनेस में एंगेज नहीं होने चाहिए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्लांटेशन और रियल एस्टेट या फिर प्रिंट मीडिया। नाउ इन्वेस्टमेंट विद द रिपीटेड ऑप्शन, NRI or NRI or PIO may seek prior permission of Reserve Bank for the investment in sole proprietorship or concern or partnership firm with the repeat option। अगर किसी को भी रिपेट्रिएशन करवाना है अपने फंड का तो उसे प्रायर परमिशन लेना पड़ता है RBI से, तभी वो रिपीटेड कर सकते हैं ना। Investment by non-resident other than NRI or PIO, a person resident outside India other than NRI or may make application and seek a prior approval of Reserve Bank for making investment। अगर बात करें पर्सन रेजिडेंट आउट इंडिया अदर देन नॉन एनआरआई और पीआईआर, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर क्या होगा, उसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से, तभी इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में। No restriction. An NRI or PI is not allowed to invest in a firm or properties concern in engage of agriculture, plantation activity or real estate or print media. Now, हम बात करते हैं एलिजिबल इन्वेस्टी कौन होगी। ट्रस्ट पहला हो गया, कंपनी हो गई, दूसरा पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो गया, थर्ड इज फॉरेन ट्रस्ट। FDI is not permitted in trust other than venture capital fund registered and regulated by SEBI and then investment vehicle। कोई भी ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट वेंचर कैपिटल फंड जो रजिस्टर है सेबी के पास, और इन्वेस्टमेंट बाइकल है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ट्रस्ट में, और कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नाउ एफडीआई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एफडीआई इन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप परमिटेड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन होने चाहिए? FDI is a permit under the automatic route first, then limited liability partnership is the operating in sector activity where the 100% FDI is allowed through the automatic route। पहला कंडीशन क्या है कि जो FDI है वो परमिट हो सकता है ऑटोमेटिक रूट, इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मगर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो ऐसे कंपनी या ऐसा सेक्टर में एंगेज होना चाहिए जहां 100% FDI अलाउड होता है, तभी इन्वेस्ट करा जा सकता है। नाउ an Indian company or an LLP having a foreign investment also permit to make downstream investment in another company or LLP in a sector which 100% FDI allowed under the automatic route and there are no FDI linked performance condition। जो इंडियन कंपनी LLP है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हैविंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके पास पहले से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो और किसी भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है अनदर कंपनी में। नाउ foreign investment vehicle, an entity being an investment vehicle registered and regulated under the relevant regulation framed by the SEBI or any other authority designated for the purpose of including real investment trust gone by the SEBI, infrastructure investment trust gone by the SEBI regulation, and alternative investment gone by the SEBI, and foreign exchange management, transfer or issue of security person resident outside India is permitted to receive foreign direct investment from person resident outside India other than individual who is a citizen of any other entity which is a registered incorporated in Bangladesh or Pakistan, India, including registered foreign portfolio investor and non-resident India। अगर बात करें इन सब में जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल कोई भी हो सकती है, रियल एस्टेट जो रजिस्टर और रियल एस्टेट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गया ना, एंड ऐसे ऐसे रिलेटेड वो चीज हो गई, इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो गई, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी आउटसाइड इंडिया पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मगर अदर देन पाकिस्तान रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड नॉन रेजिडेंट एंटिटी। नाउ स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। स्टार्टअप कैन इशू और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट और डेट इंस्ट्रूमेंट टू फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर अगेंस्ट रिसिप्ट ऑफ द कैपिटल फॉरेन रेमिटेंस एज पर द FEMA regulation। In addition, startup can issue convertible note to person resident outside India subject to following condition। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? A person resident outside India other than individual who is a citizen of Bangladesh or Pakistan entity which is registered and incorporated in Pakistan or Bangladesh may purchase convertible note issued by Indian startup company
अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर इन सिंगल ट्रांजेक्शन। कोई भी पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू द कन्वर्टेबल नोट, और जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो 25 लाख होना चाहिए, वो उससे ज्यादा का होना चाहिए। Tata company engages sector where the foreign direct investment government approval may be issue convertible to non-resident approval of government apply. Now, a startup company issuing convertible note to person resident outside India shall receive the amount considered by inward remittance through the banking channel or debit to NRI, FCNRI और escrow account maintain। जो भी हम कन्वर्टेबल नोट इशू करेंगे उसके बदले में जो हमें पैसे मिलेंगे, हम पैसे रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव करेंगे, वो इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए या फिर डेबिट होना चाहिए एनआरआई अकाउंट, एफसीएनआरआई अकाउंट और एस्क्रो अमाउंट मेंटेन। NRA may acquire convertible loan on non-repeated basis. Then, startup company issuing convertible notes shall be required to furnish report as prescribed by the reserve। अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी इशू करे कन्वर्टेबल नोट तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई को इन प्रिस्क्राइब फॉर्म में। नाउ एंट्री रूट जैसा बता रखा है, हमारे पास दो एंट्री रूट होते हैं कि दो एंट्री रूट के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला ऑटोमेटिक रूट जहां हमें अप्रूवल नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट का या आरबीआई का अप्रूवल नहीं लेना होता। दूसरा गवर्नमेंट रूट जहां हमें अप्रूवल लेना जरूरी होता है। नाउ अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। पहला इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, फुली कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकते हैं, फुली कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। अब इक्विटी शेयर्स हो गया, फुली कंपल्सरी एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिवेंचर। वैसे तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट या फिर प्रेफरेंस शेयर हो या फिर डिवेंचर हो, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी अपनी जो डिवेंचर है और प्रेफरेंस शेयर है वो इरिडीमेबल नहीं होनी चाहिए। इट मींस जो कंपनी है वो 20 ईयर के अंदर अपने सिक्योरिटी को या फिर कन्वर्ट कर देगी या फिर रिडीम कर देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। इसलिए कहा गया है फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिवेंचर इन्वेस्टर इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं और फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय नॉन रेजिडेंट इन इक्विटी शेयर, fully compulsory and mandatory convertible shares debenture, fully compulsory and mandatory convertible preference shares of Indian company through the automatic route or government route। Now बात करते हैं प्रोहिबिटेड सेक्टर। कौन कौन से ऐसा सेक्टर है जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। पहला लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी एंड ऑनलाइन लॉटरी। कोई भी ऑनलाइन लॉटरी है या फिर लॉटरी बिजनेस है या फिर गवर्नमेंट लॉटरी है, प्राइवेट लॉटरी है, उसमें भी कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकता। गैम्बलिंग एंड बैटिंग इंक्लूडिंग कसिनो एक्सेट्रा, इन सब में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। चिट फंड में नहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता। Neither company trading in transfer development right, real estate business or construction of farmhouse, manufacture और cigar और cigarette and tobacco product में invest नहीं हो कर सकता। Activity sector not open to private sector investment like automatic energy and railway operation other than permit activity। Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchisee, trademark, brand name management contracts are also provided for lottery business, gambling और betting activity। इन सब में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इट मींस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता इन सब सेक्टर में। लॉटरी बिजनेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लॉटरी या फिर प्राइवेट लॉटरी या फिर ऑनलाइन लॉटरी हो, गैम्बलिंग बैटिंग इंक्लूडिंग कसिनो, फंड हो, निधि कंपनी हो, ट्रेडिंग इन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट हो, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सिगार, सिगरेट, टबैको सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी सेक्टर नॉट ऑपरेटेड सेक्टर investment like automatic energy and railway operation on foreign technology collaboration in any form including license for trademark and franchising। इन सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। यहाँ बात करते हैं ये सारे परमिट सेक्टर कौन कौन से सेक्टर में कितने परसेंट तक हम एफडीआई हो सकता है, वो सारे सेक्टर दे रखे हैं। इट मींस आप आराम से अपने आप भी पढ़ लेंगे ये सारी चीजें। तो आज के लिए इतना काफी। कल से हम स्टार्ट करेंगे कंडीशन ऑफ एफडीआई इन मेजर सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर है जहां कंडीशन दे रखा है कि एफडीआई कैसे करा जाएगा, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतने काफी। इफ यू लर्न फ्रॉम माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक
वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।